तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को अगर आप ध्यान से समझें तो महज 2 से 3 लाइनों में समेटा जा सकता है, लेकिन पूरी कहानी तो आपको बताऊंगा। लेकिन एक आम इंसान होने के नाते, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, महज चंद मिनटों में हम इसमें फैसला कर सकते हैं कि सजा क्या सुनानी है। कानून में जो प्रावधान है कि इस जुर्म पे और इस धारा में अगर आरोप सिद्ध होता है तो यही सजा होनी है। लेकिन इसके बावजूद सबूत थे, गवाह थे, मकसद था, कातिल पुलिस की हिरासत में था, चार्जशीट कोर्ट के सामने थे। इसके बावजूद 17 साल लग जाते हैं लोअर कोर्ट का फैसला आने में, और 17 साल बाद अभी जब लोअर कोर्ट का फैसला आया है तो महज कुछ दिनों बाद ही जो आरोपी हैं, जिनको अब कायदे से दोषी करार दे दिया गया लोअर कोर्ट से, अब वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा तुरंत खटखटाएंगे और वहाँ फिर मामला चलेगा, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, और शायद ये तमाम चीज़ें होते हुआते जब तक फैसला आएगा, जो आरोपी हैं वो या तो ऊपर निकल लेंगे या फिर जो पैरवी करने वाला है वो निकल लेगा। क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था की एक ऐसी कहानी है आज कि वास्तव में आत्मा को कचोटने वाली है। तो पूरी कहानी क्या है और ऐसा मैं आज क्यों कह रहा हूँ, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 17 साल पहले। 17 साल पहले मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है महमूद नगर, और इसी महमूद नगर में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक 27-28 साल का नौजवान जिसका नाम था खलील अपने पूरे परिवार के साथ ठीक ठाक तरीके से रहा करता था। कुछ टाइम पहले उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद बीवी से ज़्यादा बनी नहीं, बीवी को शायद किसी और से प्यार हो गया था। लिहाजा जो बीवी थी वो खलील को छोड़ के अपने उस आशिक के साथ, जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो रहना ज़्यादा खुश महसूस करती थी अपने आप को, उसके साथ रहने लगती। बहरहाल खलील को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, उसने खलील को छोड़ दिया। खलील भी अपने काम में बिजी हो गया, अपने माँ बाप के साथ, अपने खेती गृहस्थी के साथ। ये तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन इसी दौरान 3 मार्च साल 2007 की बात है, हल्की फुल्की ठंड थी। अचानक से खलील के घर के दरवाजे पे दस्तक होती है। अब घर का दरवाज़ा जब खटखटाया जाता है तो कुछ लोग जो बाहर थे आवाज़ लगाते हैं। अंदर से खलील निकलता है। निकलने के बाद वो लोग कहते हैं कि चलो तुमसे बात करनी है। अब खलील कहता है कि क्या बात करनी है और ऐसा कौन सा मामला है जो अब तक तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है। वो लोग कहते हैं कि बस चलो अभी क्लियर करके फिर वापस आ जाना। बहरहाल खलील जो है कुछ समझ नहीं पाता, आपस की बात थी, चल पड़ता है। इधर खलील जब चला जाता है, इधर माँ बाप इंतज़ार करते हैं कि वापस नहीं आया। लगभग घंटे 2 घंटे गुजर गए। उस टाइम फ़ोन वगैरह का उतना सिस्टम था नहीं। साल 2007 में सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन होता नहीं था, लिहाजा फ़ोन करने का कोई साधन भी नहीं था। उन्होंने और इंतज़ार किया। अब लगभग 3-4 घंटे गुजर गए। खलील का कहीं कुछ पता जब नहीं चला तो फिर परिवार वालों ने ढूंढना चालू किया। खलील के जो फादर थे, उनकी जो मदर थी, बाकी परिवार में और जो लोग थे, ये तमाम लोग जब खलील को ढूंढते हैं, आसपास के इलाकों में पता करते हैं, तमाम जगहों पे छानबीन करते हैं। इसी दौरान अगली सुबह एक सूचना मिलती है कि दूसरी गली में, यानी जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ से 3 गली दूर एक डेड बॉडी मिली है। अब बॉडी की सूचना जैसे ही मिली फ़ौरन पुलिस वाले पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बॉडी अपने कब्जे मिली। लेने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये लाश है किसकी। और साल 2007 में ना ही व्हाट्सएप था, ना ही इंस्टाग्राम था, ना ही इस हिसाब से लोग सोशली कनेक्टेड थे कि फ़ौरन फ़ोटो जो है सर्कुलेट कर दी जाए। अब पुलिस वालों ने पड़ताल करनी शुरू की कि आखिर ये लाश किसकी है। आसपास के इलाकों में इत्तला किया, सबको एक तरह से सूचना दिलवाई कि अगर किसी के घर का कोई सदस्य गायब हो, कोई ऐसा जिसके बारे में लोग जानते हों, तो एक बार आएँ और थाने में बॉडी की शिनाख्त करें। अब ये सूचना इत्तेफाक से खलील के माँ बाप को भी मिली। खलील के माँ बाप जाते हैं। जाने के बाद जब बॉडी देखते हैं तो देखने के बाद फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं, उनके इकलौते बेटे खलील की थी। खलील की बॉडी का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि खलील को किसी ने गोली मारी है, वही पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी ये जो मामला है कत्ल का है। अब जैसे ये मामला कत्ल का हुआ, फ़ौरन पुलिस वालों ने खलील के फादर से कहा कि आप कंप्लेन कीजिए। खलील के फादर ने कंप्लेन की। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई।
सबसे पहले पुलिस वालों ने पूछा कि आपको किसी पे डाउट है। तो चूंकि दो लोग ऐसे थे जो खलील को लेके गए थे, उसमें से एक का नाम था शकील और दूसरे का नाम था इलियास। तो जब ये दो लोग लेके गए थे तो शुरुआती जो शक की सुई है, चाहे फादर हो चाहे पुलिस वाले हों, वो इन्हीं दोनों के ऊपर घूमी। फादर ने कहा कि यही दो लोग यानी शकील और इलियास मेरे बेटे को लेके गए थे, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो शक जो है वो इन्हीं दोनों पे है। पुलिस ने अब इनकी तलाश शुरू की और फाइनली इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं साहब, हमें कोई आइडिया नहीं है और हम नहीं जानते कि ये दोनों, यानी हम दोनों के मिलने के बाद हम तो महज बातचीत करने गए थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं चला गया, फिर क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। ये तमाम बयान वो दोनों देते रहे। पुलिस वाले अपने तरीके से तफ्तीश करते रहे, जांच पड़ताल करते रहे, तमाम और पहलुओं पे ध्यान दिया कि कहीं से कोई सूचना मिल जाए, कहीं से कोई जानकारी मिल जाए। ये तमाम चीज़ें जांच पड़ताल करने के दौरान कई ऐसे क्लू मिले जो शकील के खिलाफ थे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिससे लगने लगा कि जो मोटिव है वो शकील के पास है, यानी कातिल शकील हो सकता है। उसके बाद पुलिस वालों ने शकील से तबीयत से पूछताछ की और जब तबीयत से पूछताछ की तो फिर शकील ने अपना एक बाले जुर्म भी किया और साथ ही पूरे कत्ल की कहानी सुनाई। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2004 के आसपास। साल 2004 के आसपास एक लड़की थी जिसका नाम था गुलिस्ता। गुलिस्ता महज 21-22 साल की लड़की, कायदे से कहें तो 19-20 साल ही रही होगी उसकी उम्र। ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, पढ़ने लिखने में उसका मन भी नहीं लगता था। लिहाजा उनके जो माँ बाप थे गुलिस्ता के, उन्होंने फिर सोचा कि इसकी शादी करवा दें। उसके बाद फिर गुलिस्ता के लिए अलग अलग रिश्ते देखे जाने लगे। इत्तेफाक से एक रिश्ता पसंद आया। पसंद आने के बाद गुलिस्ता से उसकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद गुलिस्ता अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद वहाँ ठीक ठाक तरीके से रहने लगी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाने लगी। लेकिन कुछ टाइम तक जब शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी और ये तमाम चीज़ें घर गृहस्थी आगे बढ़ी, इसी दौरान पति से गुलिस्ता की अनबन होने लगी। अक्सर पति से उसकी लड़ाई होती, अक्सर कहासुनी होती। पति को भी लगने लगा कि शायद गुलिस्ता उसके मन माफिक है नहीं, आए दिन कलेश करती है, आए दिन झगड़ा करती है। तो फिर तकरार और लड़ाई इस कदर आगे बढ़ी कि गुलिस्ता को उसके पति ने यानी उसके शौहर ने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद गुलिस्ता को उसके मायके पहुंचा दिया और कहा कि तुम्हारी जो बिटिया है वो सही नहीं है, उसके कैरेक्टर पे भी मुझे डाउट है और हमेशा लड़ती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। तो ऐसी लड़की से मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी क्यों आगे बढ़ाऊँ। बहरहाल गुलिस्ता से जब उसके पहले शौहर का रिश्ता टूटा, अपने मायके आके रहने लगी। इसी दौरान माँ बाप ने दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। अलग अलग जगहों पे बातचीत की, अलग अलग जगहों पे रिश्ते देखे और इसी दौरान एक दूसरा लड़का जो पसंद आया वो था खलील। खलील के बारे में जब पता किया तो पता चला कि खलील बेहद नेक दिल लड़का है, बेहद अच्छे स्वभाव का आदमी है। लिहाजा गुलिस्ता के माँ बाप ने खलील से भी अब गुलिस्ता का रिश्ता तय कर दिया। टाइम आने पे दोनों का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। खलील बेहद मेहनत पसंद आदमी था, अक्सर अपने काम के सिलसिले में कहीं न कहीं जाया करता, दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहता। इसी दौरान अपनी बीवी को भी अक्सर वो घुमाने लेके जाता, कभी कहीं और कभी कहीं और। इसी घूमने घुमाने के दौरान एक बार वो जाता है लादावाला और इसी लद्दावाला में खलील की जो पत्नी थी गुलिस्ता, उसकी मुलाकात शकील से हो जाती है। अब शकील से जब गुलिस्ता की मुलाकात हुई तो पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद दोनों में एक तरह से बातचीत शुरू हो गई। अब जब तक ये लद्दा वाला रहा तब तक बातचीत हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद खलील गुलिस्ता को लेके वापस आ गया। अब इधर खलील गुलिस्ता को लेके जब वापस आ गया तो शकील के जहन में बेचैनी बढ़ी कि आखिर जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो चली गई। और उस टाइम फ़ोन वगैरह का ज़माना था नहीं, व्हाट्सअप फेसबुक ये तमाम चीज़ें थी नहीं कि उस पर बातचीत हो जाए। तो लगातार अब शकील और गुलिस्ता दोनों एक दूसरे को लेके परेशान, बातचीत करने का कोई साधन नहीं। इसी दौरान जो शकील था वो अपने कायदे से कहें करीबी से दोस्ती और बढ़ाता है, जिसका नाम था इलियास। और ये इलियास कायदे से गुलिस्ता का जीजा लगता था, यानी गुलिस्ता जो थी इलियास की वाइफ की बहन थी। अब इलियास से जब शकील की दोस्ती हुई तो कायदे से पारिवारिक संबंध बनने लगे।
इलियास से शकील ने मदद मांगी। इलियास शकील को लेकर अक्सर गुलिस्ता के ससुराल जाने लगा। वहीं पे दोनों एक दूसरे को देख लेते, एक दूसरे से मिल लेते, चोरी छुपे बातचीत भी कर लेते। लेकिन अब चोरी छुपे बातचीत करने से या फिर घंटे 2 घंटे 10-5 मिनट मिलने से शायद दोनों का मन नहीं भरा। दोनों भी एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। तो कुछ टाइम तक इन दोनों ने एक दूसरे से यूं ही ताल्लुकात बढ़ाए, लेकिन जब लग गया कि शायद एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश हैं, तो एक दिन गुलिस्ता अपने घर को छोड़ती है और छोड़ने के बाद शकील के पास आके रहने लगती है। अब अचानक से खलील को छोड़ के जब गुलिस्ता शकील के पास आ गई तो खलील के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर मेरी बीवी मुझे छोड़ के क्यों गई। चार समाज में लोग अलग अलग बातें भी कहने लगे, अलग अलग मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनाई जाने लगी। खलील की जगह जगह बेइज्जती बदनामी होने लगी। इधर जो शकील था उसका मन था कि जब गुलिस्ता उसे छोड़ के आ ही गई है खलील को, तो अब खलील जो है कायदे से लिखा पढ़ी में तलाक दे दे, चाहे तो तलाक 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 3 बार बोल दे, यहाँ से भी काम आसान है। अब शकील लगातार गुलिस्ता के शौहर खलील से कहने लगा कि इसे तलाक दे दो। खलील भी जिद पे अड़ गया कि नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। अब इसी बात को लेकर शकील और खलील के बीच तनातनी हो गई। अक्सर शकील कहता कि तुम्हें तलाक देना होगा, खलील कहता कि नहीं दूंगा, कहता कि कोई पैसा वैसा लेके तलाक दे दो, फिर वो कहता नहीं दूंगा। और जब तक ये तलाक ना दे तब तक निकाह पॉसिबल नहीं था। यहीं से शकील और गुलिस्ता एक छत के नीचे तो थे, लेकिन निकाह के बंधन में बंध नहीं सकते थे। लिहाजा फिर शकील ने इलियास की मदद ली। इलियास ने खलील पे दबाव बनाया, कहा कि तलाक दे दो। खलील ने फिर मना कर दिया। अब कायदे से एक टीम में शकील और इलियास थे और दूसरी टीम में अकेले खलील। आए दिन इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा, आए दिन इसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगी कि तलाक दे दो तलाक दे दो। और जब तलाक नहीं मिला तो फिर इन दोनों ने प्लान बनाया और कहा कि ऐसे तो ये तलाक देगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको रास्ते से ही हटा देते हैं, ना ये रहेगा ना तलाक की नौबत आएगी। और जब तलाक की नौबत ही नहीं आएगी तो फिर शकील और गुलिस्ता शादी कर लेंगे, निकाह कर लेंगे। लिहाजा फिर पूरे प्लान के तहत शकील और इलियास 3 मार्च साल 2017 को जाते हैं खलील के घर। जाने के बाद आवाज़ लगाते और कहते हैं कि तुमसे बातचीत करनी है, तुमसे आज कुछ फाइनल करना है। खलील कहता है कि आज तक जो फाइनल नहीं हुआ आज क्या फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ चलो और आगे चल के अभी बातचीत करते करते हम लोग फाइनल कर लेंगे। खलील को भी लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। उसे लगा शायद कुछ अच्छा ख्याल हो इन लोगों के मन में। लिहाजा खलील इन लोगों के साथ चल पड़ता है। थोड़ी दूर तक ये लोग जाते हैं। जाने के बाद अब शकील खलील से कहता है कि यार तुम एक काम करो, जब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम पे लौट के कभी नहीं आएगी तो तुम उसे तलाक दे दो। लेकिन खलील फिर जिद पे अड़ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। अब इसी बात को लेकर शकील और इलियास के बीच कहा, शकील इलियास और जो खलील है, इस तीनों के बीच कहा सुनी हो जाती है। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, हाथापाई शुरू होती है। और इसी हाथापाई में फिर ये शकील और इलियास मिल के एक तमंचे से खलील के ऊपर पॉइंट करके फायर करते हैं। और फायर एकदम सटीक था, पॉइंट ब्लैंक रेंज से था। लिहाजा ऑन द स्पॉट खलील की मौत हो जाती है। अब जैसे ही खलील की मौत हुई फ़ौरन शकील और इलियास वहाँ से 9-11 होते हैं। 11 होने के बाद वहाँ से फिर गायब होकर छुप जाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा नाटक करते हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब ये पूरी कहानी पुलिस वालों ने साल 2007 में ही सुन ली। तमाम सबूत, तमाम गवाह जो तमंचे थे उनको इकट्ठा करने के लिए शकील और इलियास की मदद ली। सबसे पहले इन दोनों से कहा कि जिस हथियार से कत्ल किया वो कहाँ है। शकील और इलियास ने उस हथियार का पता बताया, खोज के दिखाया। पुलिस वालों के पास मर्डर वेपन हो गया। उसके बाद मोटिव तो था ही, चूंकि शकील के पास खलील की बीवी गुलिस्ता थी तो यहाँ से मोटिव भी प्रूफ हो गया। और चश्मदीद की बात करें तो कायदे से जो खलील के फादर थे, खलील की जो मदर थी और जो फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने खुद अपने कानों से सुना था, अपनी आंखों से देखा था कि शकील और इलियास आए थे और आने के बाद खलील को अपने साथ लेके गए थे। यानी आखिरी समय पे खलील के साथ शकील और इलियास ही देखे गए। मोटिव हो गया, मर्डर वेपन मिल गया। मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट इन लोगों के थे, उस क्राइम सीन पे इनकी प्रेजेंस थी। साथ ही कुछ ऐसे गवाह थे जिन्होंने देखा था कि आखिरी बार उसके साथ थे। तो शायद अब इससे ज़्यादा किसी कत्ल में किसी सबूत की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब पुलिस वालों ने अपनी चार्जशीट बनाई। चार्जशीट बनाने के बाद जब कोर्ट में मामला गया तो यहाँ से अब बदकिस्मती देखिए हमारी न्याय व्यवस्था की कि साल 2007 में मार्च में ही कत्ल हुआ।
अप्रैल मई तक तो पूरी चार्जशीट और तमाम चीज़ें कोर्ट के हवाले हो गई। पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया। अब यहाँ से कायदे से कोर्ट को अपना काम करना था। कोर्ट में पहली तारीख लगी, थोड़ी सी बहस हुई, उसके बाद 3-4 महीने के बाद की डेट मिल गई। फिर से 3-4 महीने बीते, फिर से तारीख लगी, फिर से डेट मिली, फिर से तारीख लगी, फिर से डेट मिली। लगातार ऐसे ऐसे करते साल 2007 बीता, साल 2008 बीता, साल 2009 बीता, 10 बीता, देखते ही देखते साल 2020 बीत गया। खलील के जो फादर थे, जिनकी कायदे से कहें तो उम्र हो चुकी थी, अब उनकी आंखों में एक तरफ उम्मीद थी, एक तरफ मोतियाबिंद था। खलील की जो माँ थी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे के कातिलों को कोई सज़ा मिलेगी, बेटे को कभी इंसाफ मिलेगा। एक खाना पूर्ति महज रह गई थी, क्योंकि बहुत देर से इंसाफ मिलना भी इंसाफ ना मिलने के बराबर है। कभी कभार पैरवी के लिए माँ बाप बेचारे जाते, जब उम्र ने जवाब देना शुरू किया तो कभी कभार बेचारे ना भी जा पाते। जब जब जाते इस उम्मीद में जाते कि शायद आज कुछ फैसला हो जाए, आज कुछ निकल जाए मामला। साल 2007 से ये मामला चलता रहा। कभी डेट लगती, कभी नहीं लगती, कभी जज का ट्रांसफ़र हो जाता, कभी कोई और बात हो जाती। ऐसे ऐसे करते 17 साल बीत गए। कई ऐसे लोग जो इस केस के बारे में जानते थे, उनकी मौत हो गई। कई ऐसे थे जो अब उठने बैठने और चलने फिरने में असमर्थ हो गए। कई ऐसे पड़ोसी थे जिनको इस घटना के बारे में जानकारी थी, लेकिन अब इस दुनिया में ही नहीं थे। ऐसे करते 17 साल गुजर गए। फाइनली साल 2024 आ गया, और इस साल 2024 के इसी फरवरी महीने में अभी आज, या फिर कायदे से कहें तो कल, इस केस का फैसला आया। और इस केस में शकील और इलियास को दोषी पाया गया। और दोषी पाने में अगर आप 302 के तहत मुजरिम हैं और आपको दोषी पाया जाता है तो दो ही सज़ा होती है, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर सजाए मौत। तो फिर इन दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई और साथ ही 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया। लेकिन 17 साल बाद अभी ये लोअर कोर्ट का फैसला आया, अभी हाई कोर्ट बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। तो आप सोच के देखिए कि एक सिंपल सा केस है, सारी चीज़ें हैं, तमाम सबूत हैं, मोटिव है, मर्डर वेपन है, लाश है, सबूत है, चश्मदीद है, इसके बावजूद भी 17 साल लग जाता है एक केस में फैसला सुनाने में। तो क्यों ना हम लोगों की व्यवस्था न्यायपालिका से उठे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा ज़रूर होगा, और सीखा है और ऐसी कहानियों को सुनने में आप दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।